चलो तो आज हम लोग शुरू करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम एज द लिमिट ऑफ द सम। मतलब आप फर्स्ट प्रिंसिपल से डेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे निकालते हो। तो ज़रा बताओ सबसे पहले कि ये होता क्या है। इंटीग्रेशन a to b fx dx क्या होता है ना। तो इसका मतलब ये फर्स्ट प्रिंसिपल से समझो कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कोई fx है। अच्छा, एरिया बाउंडेड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया गया था ना कि डेफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है वो एरिया देता है। क्या देता है, लिख लो, पहले लिख लो डेफिनिट इंटीग्रेशन ये a to b तो नहीं ना है कि है। अच्छा ये बिना, अच्छा ये डायरेक्ट वो बताता है ना। चलो ठीक है, पहले लिख लो डेफिनिट इंटीग्रेशन, तब जाके वो क्लियर होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ना। बोलो, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेफिनिट। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है और वो क्या देता है। तो पहला नोट लिखोगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन गिव्स अलजेब्राइक एरिया। अब एक वर्ड आया है अलजेब्राइक एरिया, इसका मतलब क्या होता है, एरिया विथ साइन। अलजेब्राइक एरिया का मतलब क्या हुआ, एरिया विथ साइन। साइन मतलब प्लस या माइनस। क्या है मतलब इसका, पहले ये समझो। जैसे मान लो तुमको इंटीग्रेशन दे दिया किसका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स या फिर कॉस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन कॉस एक्स का, ये होता है। लेकिन वही हम बोल दें कि यहाँ अगर ये 0 से लेके पाई तक कर दें, 0 से लेके क्या कर दें, एक काम करते हैं, 0 से लेके इसे हम, हाँ चलो पाई ही करते हैं, 0 से लेके पाई तक करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो, कि इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है कि ये लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई ऐसा रखना है, और उसके बाद पाई को इसमें पुट करना है, यानी कि साइन पाई और माइनस, फिर आपको क्या पुट करना है, साइन 0। अब ज़रा बताएं इसका वैल्यू क्या आएगा, साइन पाई का 0, साइन 180 डिग्री भी 0 ही होता है और साइन 0 डिग्री भी 0। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू आया इंटीग्रेशन 0 to पाई कॉस एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू 0 आ गया। काहे 0 आया भाई, काहे 0 आया, तो ज़रा ग्राफ बना के देखते हैं। ज़रा सा हम लोग इसका ग्राफ बना के देखते हैं कॉस एक्स का 0 से पाई, है ना। आप ये लिख लेना, डेफिनिट इंटीग्रेशन गिव्स अलजेब्राइक एरिया। कॉस एक्स का अगर हम ग्राफ बनाएं तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। हमको केवल 0 से पाई में बनाना है, केवल किस में बनाना है, 0 से पाई में। तो आप जानते हैं कि ये पाई/2 होता है और यहाँ पे जो होता है वो पाई होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका 3π/2 होता है, इधर आपका -π/2 होता है। तो केवल हमको जो बात करनी है वो किस में बात कर रही है, 0 से पाई में। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक
तो बताओ जितना एरिया ऊपर कवर कर रहा है क्या उतना ही एरिया नीचे भी कवर कर रहा है? तो इसीलिए अगर ये A1 होगा तो ये -A1 होगा। तो इसीलिए जब डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 टू पाई करते हैं तो अलजेब्रिक एरिया देता है, मतलब विथ साइन देता है, मतलब वो क्या दे रहा होगा? A1 माइनस A1, A1 माइनस A1, A1 ऊपर वाला के लिए प्लस और नीचे वाला के लिए माइनस, इसीलिए वो घट के क्या हो रहा था? 0 हो रहा था। समझ रहे हो बात को? तो वेट थोड़ा सा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा देखो, अगर वही चीज़ तुम मतलब ऐसे करो, इंटीग्रेशन ऑफ आप क्या कर लो sin x dx, और ये कर लो 0 टू आप कर लो 3π/2 तक, 0 से कहाँ तक? 3π/2 तक। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? आपको पता है sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 0 और ये 3π/2। क्या किया जाता है? आफ्टर इंटीग्रेटिंग द sin x पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब जरा देखें, माइनस का cos 3π/2 और फिर माइनस, ये तो वैल्यू प्लग इन हुआ 3π/2, अब 0 प्लग इन होगा, तो अब क्या हो जाएगा? cos ऑफ 0 माइनस cos ऑफ 0, माइनस भी है ना, माइनस cos ऑफ 0। अब बताइए cos 3π/2 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है ना, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा और माइनस प्लस cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो ये 1 कैसे आया? जरा इसी चीज़ को हम ग्राफ से देखते हैं कि अगर हम sin x का ग्राफ बनाते हैं फ्रॉम 0 टू 3π/2, तो अभी बताया गया कि जो डेफिनिट इंटीग्रेशन है वो अलजेब्रिक एरिया देता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या देता है भाई? अलजेब्रिक एरिया। तो जरा ग्राफ से देखें कि हो क्या रहा होगा। तो हम यहाँ पे sin x का ग्राफ बनाते हैं। sin x का ग्राफ हमको बनाना है तो हम 0 से उठेंगे और हमको 3π/2 तक जाना है। तो ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये π/2 होता है, और यहाँ पे क्या होता है भाई? 3π/2 है ना, और यहाँ पे आपका 2π होता है। तो हमको जो sin x का इंटीग्रेशन करना था वो 0 से 3π/2 करना था। अब 0 से 3π/2 का मतलब ये हुआ 0 और ये हुआ 3π/2। तो इसका मतलब जरा सोचो सिमेट्री से, ये एरिया और ये पूरा नीचे वाला पूरा एरिया बराबर होगा कि नहीं सिमेट्री से? मतलब मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड वाइज नीचे है तो अलजेब्रिक एरिया में निगेटिव होता है, लेकिन ये पूरा का एरिया इस पूरा के एरिया के बराबर होगा। बात समझ रहे हो ना? लेकिन अगर तुम इसको आधा करो तो ये एरिया मान लो A1 हुआ, तो ये इतना एरिया कितना होगा? -A1/2 होगा, क्योंकि ये पूरा A1 होगा ना, तो इसका आधा ही तो देख रहे हैं, तो -A1/2 होगा। तो ये दोनों का एरिया मिला के कितना होगा? A1 माइनस, मतलब एरिया नहीं, एरिया तो भैया 3A1 प्लस A1/2 लेंगे, क्योंकि एरिया तो नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन हमको निकालना है। और हमको पता है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन अलजेब्रिक एरिया देता है, मतलब ऊपर होगा तो उसे प्लस में किया होगा और नीचे होगा तो उसको माइनस से कंबाइन करके और एडजस्ट करके घटा वटा के दिया होगा। तो ये क्या देगा आपको? ये क्या देगा? मतलब ये क्या देगा? A1 और -A1/2, यानी कि ये कितना देगा? A1/2 देगा। अब A1 क्या था? तो A1 ये पूरा का एरिया था, ये था ना। अब जरा देखते हैं कि अगर केवल इंटीग्रेशन हम ये लिखें 0 टू पाई, ये 0 टू पाई ही है ना A1 का एरिया, तो 0 टू पाई और sin x लिखे तो क्या आएगा? देख लेते हैं, फिर तो हम याद कर लेंगे। वैसे इसका एरिया 2 आता है, याद रखना। ये जो पूरा पार्ट है ना ऊपर का, इसका एरिया 2 आता है। अब देखो कैसे आता है। अब फिर से sin x का इंटीग्रेशन करो, तो माइनस का cos x
और फिर लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई। ठीक है, कोई दिक्कत है समझने में? अब पाई डालो इसमें, तो माइनस का कॉस पाई, फिर माइनस, फिर अंदर भी माइनस है तो माइनस कॉस 0, तो कॉस 0। अब बताओ कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है? कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है? ये पाई है, देखो ये पाई है, तो कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है ना, कॉस 0 1 होता है, पता है कि नहीं? तो ये कॉस पाई -1 है और ये भी एक माइनस, तो ये क्या हो गया +1, और ये माइनस माइनस प्लस। अब कॉस 0 डिग्री तो 1 जानते ही हैं, कॉस 0 डिग्री तो 1 होता ही है। तो ये एरिया कितना आया? 2 आया। तो ये जो वैल्यू आया था A1/2 वो कितना हो जाएगा? A1 का वैल्यू तो 2 है, तो 2/2 कितना? तो यहाँ से भी दिख रहा है कि ये जो इंटीग्रेशन 0 to 3/2 अगर लिए थे तो ये 2 जा और ये 2 का आधा, क्योंकि पूरा ना 2 होगा नीचे के साइमेट्री से, तो वो 1 हुआ था, लेकिन वो नीचे हुआ था, तो इसीलिए 2 में से 1 घट गया, 1 आया होगा। ऐसे भी बोल सकते हैं। समझ गए बात को? क्लियर है? बोलो। तो ये होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन गिव्स अलजेब्रिक एरिया। तो अब एक और वर्ड लिखेंगे, मतलब इसको मिटाते हैं और फिर लिखते हैं। मतलब हल्का फुल्का डेफिनिट इंटीग्रेशन से परिचय हुआ कि होता क्या है एक्चुअल में। हाँ, डेफिनिट इंटीग्रेशन एरिया नहीं देता है, याद रखना। डेफिनिट इंटीग्रेशन अलजेब्रिक एरिया देता है, मतलब एरिया विथ साइन। ऊपर होगा तो प्लस होगा, नीचे होगा तो माइनस होगा, और वो कैलकुलेट कर दिया होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बारी बारी से कैलकुलेट करेगा। ऐसा मशीन है ये, ऐसा मशीन है कि वो इंटीग्रेट भी करेगा और ऊपर और नीचे को एडजस्ट करके जितना बचेगा ना घट पिट के, अगर ज़्यादा नीचे हो गया तो एरिया निगेटिव भी आ जाता है, एरिया निगेटिव भी आ जाता है। जैसे देखो, जैसे हम तुमको यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पे अगर देख पाओ तो हम बोले इंटीग्रेशन, ये देखो साइन एक्स का ही कर देते हैं, चाहे कॉस एक्स का कर देते हैं, लेकिन अब कॉस एक्स का जो है ना हम नीचे वाला पार्ट में करेंगे। देखो जैसे यहाँ से ये π/2 है और ये कितना है 3π/2 है ना? बोलो। तो अगर हम इसी में लोअर लिमिट लगा दें π/2 और अपर लिमिट लगा दें 3π/2, तो तुम बताओ अकॉर्डिंग टू दिस फिगर जो साइन एक्स का ऊपर का शेप होता है, कॉस ये शेप होता है, वही शेप तो ये भी होता है साइमेट्री से। तो अगर ऊपर का एरिया, ये पूरा एरिया हम रट चुके हैं कि 0 से पाई, एक साइकिल जो होता है मतलब पाई वाला साइकिल, उसका एरिया 2 होता है। तो ये साइकिल π/2 से 3π/2 क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए कि नहीं? तो क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रेशन तो अलजेब्रिक एरिया देता है, तो एरिया विथ साइन देगा, तो -2 होगा। क्या होगा? -2 होगा। अब क्या होगा कि सर आप निकाल के बताएं, आप दिखाइए कि कैसे देगा। तो हम कहेंगे कर लो ना, कर लो। cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा? sin x होगा, तो ये लिख दिए sin x। फिर अपर लिमिट आपको पुट करना है 3π/2 और लोअर लिमिट पुट करना है π/2। तो जब 3π/2 पुट करेंगे तो sin 3π/2 का वैल्यू कितना होता है? sin 3π/2 का वैल्यू कितना होता है? साइन का ग्राफ में देखो, है ना, यही ना है 3π/2। या फिर यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी देख सकते हो कि 3π/2 यहाँ होता है, तो यहाँ -1 होगा ना, ऊपर π/2 पे 1 होता है तो -1 होता है। तो अगर हम sin 3π/2 लिखें और माइनस sin π/2 लिखें, तो sin 3π/2 का वैल्यू -1 और ये माइनस है sin π/2 का वैल्यू 1, तो आया कि नहीं -2? तो अब ये दिमाग में रख लेना कि डेफिनिट इंटीग्रेशन गिव्स अलजेब्रिक एरिया, और अगर ये 2 यूनिट आया और अगर हम इसी इंटीग्रेशन में, मतलब cos x के ही इंटीग्रेशन में यहाँ पे अगर हम कर देते इंटीग्रेशन 0 to 3π/2, तो तुम बताओ
बिना इंटीग्रेशन किए हुए भी अब तुम जान गए होगे कि ये एक्चुअल में क्या आएगा। अगर हम 0 से लेके 3π/2 तक दे दिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक दे दिए, तो बताओ कितना एरिया आएगा। ये देखो साइमेट्री से ये जितना है उतना ही ना ये है, तो एरिया कितना आ जाना चाहिए? -1 आएगा कि 0? ना सही बोल रही हो तुम, -1 आएगा, क्योंकि ये तो पाई था ना, ये पाई था, ये यहाँ वाला जगह जो था वो 3π/2 था। तो ये पूरा तो आएगा कितना, -2। ये जो केवल पूरा नहीं, क्योंकि इतना तो थोड़ी लेना है आपको, 0 से ना शुरू होना है, तो इतना ही लीजिएगा। तो पूरा 2 होता है तो आधा 1 होगा, तो 1 तो प्लस में हुआ होगा लेकिन 2 माइनस में हुआ होगा, तो वो अपने आप -1 देगा। मतलब वो कैलकुलेट करके देगा, आपको करना नहीं है। आपको ये समझाया गया मात्र कि ग्राफ से देखो कि होता क्या है डेफिनिट इंटीग्रेशन में। समझ में आ गई बात? चलो, तो अगर ये समझ में आ गई बात, तो अब हम लोग थ्योरी डेफिनिट इंटीग्रेशन का लिखते हैं। तो अब एक वर्ड लिखिए कि इंटीग्रेशन a to b fx dx gives algebraic area between या फिर ऐसे लिख लीजिए, between x is equal to a and x is equal to b। देखो x is equal to a ये होता है क्या, x is equal to a, और ये होता है x is equal to b। तो gives algebraic area between x is equal to a and x is equal to b and fx and ये dx है ना, तो x एक्सिस है ना। मतलब कि अगर कोई ग्राफ ऐसे बने और ये x बराबर a हो और यहाँ x बराबर b हो, क्योंकि होगा ना, fx का कोई ग्राफ तो होगा, तो x बराबर a लाइन और x बराबर b लाइन कैसे ऐसे हो और x एक्सिस तुम्हारा ये है, तो किसके किसके बीच का एरिया देता है। तो आप x बराबर a लाइन बनाओ, x बराबर b लाइन बनाओ, और साथ ही साथ fx लिखा गया fx, तो fx ये पूरा है, और x एक्सिस ये लिखा है ना, x एक्सिस, तो इसका मतलब x एक्सिस आपका ये है। इससे बाउंडेड जगह कौन है, जो चारों से बंद है। गिव्स अलजेब्रिक एरिया बिटवीन या बाउंडेड बाई, बिटवीन के जगह पे आप ये भी लिख सकते हो बाउंडेड बाई x बराबर a लाइन एंड x बराबर b लाइन एंड ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड x एक्सिस। ये एरिया देगा कि नहीं देगा, तो यही एरिया देगा, है ना। ये समझ में आ गया। हाँ, अब एक और बात समझ लो पहले, लिमिट एज अ सम को पढ़ने से पहले, है ना। पढ़ाने को तो हम डायरेक्ट पढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फील करके पढ़ने में जो आनंद है वो दूसरे चीज़ में नहीं है। यहाँ पे ये बोल रहे थे हम कि अगर x बराबर a और x बराबर b लेफ़्ट टू राइट है, तो एरिया क्या होगा, याद रखना। अगर a to b fx dx है, और यहाँ पे ये समझो कि अगर फंक्शन का ग्राफ ऊपर है, इफ़ fx is positive and x is greater than a and less than b, मतलब कि x जो है वो a से बड़ा है और b से छोटा है। ये जो x आपको दिया गया है, मतलब ये कह सकते हो, ये वर्ड हटा के आप ये लिख दो, a is less than b, माने a छोटा है और b से। तो आप जब डेफिनिट इंटीग्रेशन करने जाओगे तो आपको लेफ़्ट टू राइट जाना होगा ना, समझ। क्योंकि जैसे 2 से 4 दे दिया, तो 2 से 4 दे दिया, तो आप ग्राफ जब बनाओगे तो आप 2 से 4 लिखोगे। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि 4 से 2 दे देगा, मतलब 4 से 2 देगा, तो आपको उधर से इधर आना पड़ेगा ना।
तो उस समय कुछ एरिया अलग आएगा, वो क्या आएगा हम देखेंगे। ठीक है ना, ये चीज आप समझिए कि क्या बोले हम कि अगर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन बी हो, है ना, ए लेस देन बी हो, देन ये जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। आएगा कुछ भी लेकिन आएगा पॉजिटिव। क्लियर है? और अगर यहीं पे बी टू ए हो जाए और एफ एक्स डी एक्स हो जाए तो भले ही, और यहाँ पे हम ए लिख दिए हैं कि ए हमारा लेस देन बी है, तो अगर बी से ए गए तो इसका मतलब यहाँ से अब हमको पहले एक्स एक्सिस पे ऐसा थोड़ी है कि बी पहले लिख देंगे, बी जहाँ होगा वहीं लिखेंगे ओरिजिन से, और यहाँ एक्स बराबर ए लिखेंगे क्या। लेकिन अब जो है हम इंटीग्रेशन करते हुए राइट टू लेफ्ट आए हैं, बी से ए गए हैं ना, तो उस समय अगर ए लेस देन बी हो एंड एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 ही हो, मतलब ऊपर ही हो एफ एक्स ए से बी में, ए से बी में वो क्या हो, ऊपर ही हो, लेकिन अगर यह बी टू ए दे दिया तो ये एरिया क्या आएगा? निगेटिव आएगा। और कब निगेटिव आ सकता है? और कब निगेटिव आ सकता है? हाँ, एफ एक्स निगेटिव हो जाए, ए लेस देन बी ही हो, ए लेस देन बी ही हो, लेकिन ग्राफ जो हो हमारा नीचे हो। ये मान लो ओरिजिन हो, ये एक्स बराबर ए हो और ये हमारा एक्स बराबर बी हो, लेकिन लेफ़्ट टू राइट ही गए हैं, लेफ़्ट टू राइट ही मूव किए हैं, लेकिन ग्राफ एफ एक्स तो नीचे हो गया। तो उस समय तीसरा नोट में लिख देना कि एफ एक्स लेस देन 0, मतलब निगेटिव हो एफ एक्स बिटवीन फ्रॉम, है ना, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में अगर एफ एक्स नीचे हो तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या देगा? नेगेटिव होगा ना। लेकिन चौथा पॉइंट अगर हम तुमसे बोले कि ये चौथा पॉइंट को देखो कि इंटीग्रेशन यहाँ बी टू ए आ जाए, एफ एक्स डी एक्स हो, और पहले से पता हो कि एफ एक्स जो है वो लेस देन 0 है बिटवीन ए एंड बी, और ये भी दिया गया है कि ए लेस देन बी है, तो बताओ क्या होगा? पॉजिटिव देगा। कैसे पॉजिटिव देगा? तो दो गो नेगेटिव आएगा अब, है ना। एफ एक्स भी नीचे है, एफ एक्स भी नीचे है, और आप बी टू ए गए हैं, मतलब इधर राइट टू लेफ्ट मूव किए हैं, तो क्योंकि एक्स एक्सिस पे ए जहाँ है वही रहेगा, लेकिन अगर आपने बी टू ए लिखा है तो आपको ऐसे जाना होगा, और आप नीचे भी थे तो एक नीचे के लिए माइनस और एक बी टू ए के लिए माइनस, दो को माइनस के चलते वो प्लस हो गया होगा। ठीक है ना? यस सर। तो चलो, ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट क्या बोल सकते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये डेफिनिट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ द सम। क्या होता है मतलब, इसको ज़रा देखते हैं। मिटा सकते हैं ना इसको? यस सर। ओके। इसी को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल को ही हम लोग क्या क्या नाम देते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ द सम। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं, मतलब इंटीग्रेशन ए टू बी और एफ एक्स डी एक्स है हमारे पास। तो हम अभी बताए आपको कि जो डेफिनिट इंटीग्रेशन है वो हमारा, जैसे मान लीजिए कोई कर्व ऐसे है ना, यहाँ पे हमारा x बराबर a लाइन है और यहाँ पे हमारा x बराबर b लाइन है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डेफिनिट इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स में वो क्या देता है? ये पूरा एरिया देता है ना? ये पूरा एरिया देगा कि नहीं देगा? बोलो, ये A1 देगा ना। अब क्या किया गया
मतलब फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल का, है ना। बाद में समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किए। तो x बराबर जो ए लाइन था हमारा